दर्शकों नमस्कार। एशियन टुडे के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज हमारे चैनल के स्टूडियो में डॉक्टर नीलम गोयल हैं, वो पधारी हैं। आप मूल रूप से जयपुर की रहने वाली हैं और जो परमाणु ऊर्जा है और जो जगह जगह कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर सूखा है, देश में जो इस तरह के हालात है, उन सब से निपटने के लिए एक इस तरह का बीड़ा इन्होंने उठाया है और एक अलग मुहिम शुरू की है। लीक से हटकर एक अपना अलग लक्ष्य चुना है, एक नया ध्येय इन्होंने चुना है। तो सबसे पहले नीलम जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। और शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये जो एक क्रांतिकारी कदम भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जिस युग में लोग भौतिकवादी युग है, अपने फायदों के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, खुद का जीविकोपार्जन उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो इन बिटवीन इस तरह का ये आइडिया कैसे आया दिमाग में कि आपको जो हमारी परमाणु ऊर्जा है उसका संरक्षण है, उसका जो एक उसमें बढ़ोतरी है, वृद्धि है, ये इस तरह के आइडियाज कैसे दिमाग में आया? एक्चुअली मेरा पीजी अर्थशास्त्र में है और मैंने पीजी करने के दौरान मुझे कुछ बातें क्लियर हुई जो मेरे मतलब मिशन का एक रूट बनी हुई है कि किसी भी देश के विकास का जो आधार है वो बिजली है, सबसे बड़ी बात। और आप देखें कि जितना ज्यादा बिजली का उत्पादन और उपभोग उतनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम, ये किसी भी देश के विकास को नापने का एक सीधा पैमाना है। मूल मंत्र जी। इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कि आज हमारे देश में एक एक आदमी को कितना बिजली मिलता है, 850 यूनिट पर पर्सन पर एनम। और विश्व औसत है 4,500 यूनिट बिजली। चाइना को 5,500 यूनिट बिजली। और अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी यहाँ है 8,000 से लेकर 13,000 यूनिट बिजली। अब बात आती है कि भारत को कितना बिजली चाहिए एक विकसित लेवल में आने के लिए। तो भारत में कम से कम 5,000 यूनिट बिजली बनना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा जो भारत में सबसे ज्यादा बिजली बनती है हमारी कोयले से। कोयला हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आने वाले 20 सालों के बाद हमारे पास कोयला नहीं है। साधन तो सीमित है ही। यस। और पानी और हवा से भी हम उतना बिजली नहीं बना सकते, और सोलार से भी हम केवल दिन में बना सकते हैं, रात में बरसात में नहीं बना सकते। तो आने वाले समय में ऐसा कौन सा ऊर्जा का रूप होगा जो हमें ऊर्जा सुरक्षा दे सके कि हमें बिजली मिलेगी ही। तो मैंने पीजी करने के दौरान ये पाया कि हमारे पास पूरे विश्व का सबसे ज्यादा परमाणु ईंधन है, मतलब 85% परमाणु ईंधन अकेले हिंदुस्तान के पास है। तो जब मैंने इतनी बड़ी ताकत भारत की देखी और बिजली विकास की धुरी है ये देखा, तो अब मेरे सामने ये आया कि परमाणु ऊर्जा में इतना सक्षम होते हुए भारत इतना पीछे क्यों है। तो मैंने देखा जब जब परमाणु ऊर्जा की बात होती है, बिजली की बात होती है, लोगों का एक विरोध सा सामने आता है। तो उसका कारण था हिरोशिमा नागासाकी बम विस्फोट हुए और उसका इतना डर लोगों के मन में समाया हुआ है कि जब भी परमाणु बिजली घर या परमाणु ऊर्जा की बात होती है, लोगों के मन में वही डर सामने आता है। और इसका फायदा जो हमारे यहाँ एटॉमिक एनर्जी को डेवलप नहीं होने देना चाहते, वो इसका फायदा उठाते हैं। पब्लिक इस सब्जेक्ट से अनजान है और लोग इसका विरोध करते हैं। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने इसको और गहराई से जानना चाहा और मैंने अपना डॉक्टरेट का विषय लिया, भारत के परमाणु बिजली घरों की कार्यप्रणाली का अध्ययन, इससे संबंधित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। कहाँ से किया आपने? ये मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से किया और सन 2008 में मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली। और मैंने ये देखा इट इज टोटली नीट, क्लीन, सेफ और सस्ती बिजली है। और भारत को जो ऊंचाइयों तक लेके जाने में जो सबसे बड़ा बिजली का सपोर्ट बन सकती है, तो बहुत बड़ी ताकत एटॉमिक एनर्जी बन सकती है। तो मेरा सन 2008 में डॉक्टरेट हुआ राजस्थान विश्वविद्यालय से। उसके बाद मुझे बॉम्बे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वहाँ से मुझे बुलावा आया और मैं पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग करने के लिए बॉम्बे गई। और वहाँ मैंने इसको और गहराई से मेरे को जानने का मौका मिला। और उसके बाद सन 2010 में मुझे राजस्थान में वुमेन्स यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी करने का मुझे मौका मिला। और सन 2010 में मैंने जॉब ज्वाइन किया। और 2011 में हुआ फुकुशिमा इंसिडेंट जापान के अंदर। जापान में भूकंप और सुनामी आई और पूरे देश में, हिंदुस्तान में एटॉमिक एनर्जी को लेकर लोगों का विद्रोह चालू हो गया। और इतना ज्यादा लोगों का विरोध कि जो भी हमारे प्लांट रनिंग थे और जो प्रपोज्ड थे और जिन पे आने की जिनकी तैयारी थी, सब में रुकावटें आई।
और मैंने इतने सालों में इसकी गहराई को, इसकी इम्पोर्टेंस को देखा, तो मुझे लगा जो भी हो रहा है देश में सही नहीं हो रहा। और मैं पूरे भारत की पहली स्टूडेंट थी जिसने इस सब्जेक्ट पे डॉक्टरेट किया। और भारत इतनी बड़ी समस्या को, आपने जब डॉक्टरेट की तब इस सब्जेक्ट पे लोगों का रुझान कम था। एक जो स्टूडेंट मान लीजिए या जो भी यूथ डॉक्टरेट करना चाहता है, मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे इस पे कि सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर, तो आई एम अ सिंगल स्टूडेंट इन इंडिया। तो मुझे लगा कि देश इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है, सब तरफ नेगेटिव नेगेटिव सुनने को, अखबारों में मतलब किसी की हिम्मत नहीं उसकी पॉजिटिव लिखने की। और मुझे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से फोन आता है कि जितने भी पीसी हैं उनसे आप वोटिंग हो रही थी कि भारत में परमाणु बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे और भी चिंता हो गई इस बारे में, और मैं अपने लेवल पे जितने भी लोगों को वोटिंग करा पाई मैंने किया। तो मुझे एक खुशखबरी मिली कि 67% वोटिंग इसके पॉजिटिव में हुई। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान से परमाणु ऊर्जा का चैप्टर खत्म हो जाता है। जैसे कई कंट्रीज में एटॉमिक एनर्जी से बिजली नहीं बनाई जाती, जबकि हमारे पास तो कोयला नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है, और हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है। उसके प्रति यदि विरोध होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, जो प्रजा चाहेगी वही करना होता है। जी जी नीलम जी, ये जो शुरुआत आप बता रहे हैं कि इस तरह से आपका जुड़ाव हुआ, तो इतना अब आप काफी जगह, कई जो अपने देश के कई शहरों में आप घूम चुकी हैं, कई जगह आपने कार्यक्रम भी किए हैं, लोगों से मिली हैं, जैसा कि आप बता रही थी अभी, जो मीडिया कवरेज भी आपको अच्छा मिला है। तो ये जो शुरुआत है सबसे पहले किस शहर से हुई, और कितने लोग किस तरह से आपके साथ जुड़े, और किस तरह से संबल मिला आपको ये सब चीजों के लिए? एक्चुअली जब फुकुशिमा इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैंने ठान लिया कि नहीं मुझे ये करना है, और मैंने शुरुआत तो राजस्थान से की। और सबसे पहला मेरा आर्टिकल भी छपा था, दैनिक भास्कर में छपा था, डेली न्यूज में छपा था। मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं फागी डिंडा कई गाँवों में खुद ही ड्राइव करके, मैं मतलब 50-60 किलोमीटर हाईवेज पर, कोई भी नहीं मेरे साथ, मैं गाड़ी लेके खुद ही गई, सरपंच को फोन किया और सारे लोगों को इकट्ठा करके मैंने इसके बारे में अवेयरनेस देना चालू किया। और मुझे बड़ा आत्मसंतुष्टि मिलती थी जब मैं लोगों का पॉजिटिव व्यू देखती थी। फिर मैंने देखा हरियाणा में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, मतलब 2800 मेगावाट के पावर प्लांट का, और मेरा हरियाणा में कोई भी पहचान वाला नहीं, कोई भी रिलेटिव नहीं, और मैं हरियाणा चले गई। और मैंने विद इन 4 मंथ 280 सेमिनार्स किए, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद। और मुझे इतना मतलब वहां के लोगों का इतना सहयोग मिला, जबकि मैं जब गई तो मुझे बोला कि तुम कहाँ हरियाणा आ गए, लोग तुम्हें फेंक देंगे, इतना विरोध था, क्योंकि लोग पटरियों पे लेटे हुए थे कि परमाणु बिजली घर नहीं लगने देंगे। और मैंने वहां पर स्कूल, कॉलेज, गांव में इतने सारे कार्यक्रम किए, और वो पावर प्लांट सन 2012 में स्टार्ट हुआ। मुझे मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला। उसके बाद राजस्थान में बांसवाड़ा, उसका भी विरोध हो रहा था, तो उसके लिए मैंने बीकानेर, अपना भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, मैंने कई डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया। और वो अभी 2017 में उसको मतलब हरी झंडी मिल गई, मतलब वो भी अभी काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं 1.5 साल से मैं गुजरात में काम कर रही थी, और गुजरात में 6,500 मेगावाट का पावर प्लांट, वहाँ इतना विरोध था बहुत ज्यादा। अभी काफी पॉजिटिव माहौल बन गया है। अब यह है कि वहाँ पे ये भी पता चल गया कि कौन है जो इसके विरोध में पूरे लोगों को अपनी तरफ नेगेटिव सिनेरियो जिन्होंने बनाया हुआ है। अभी गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी पावर प्लांट वहाँ भी लग जाएगा। तो मैंने गुजरात को बहुत करीबी से देखा, और मुझे गुजरात में जाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव सोच। और मैंने ये भी देखा कि गुजरात में पर कैपिटा जो इनकम है वो 2.25 लाख रुपए है, और वहाँ का एक एक आदमी को जो बिजली मिलती है वो 1600 यूनिट है। और राजस्थान को मैंने देखा, राजस्थान में 75,000 रुपए है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 750 यूनिट है। तो मैंने गुजरात और राजस्थान का इतना कंपैरिजन अपने स्टेटों में देखा। जी। तो मैंने देखा गुजरात को इतने बढ़ाने वाला जो लोग हैं सब मारवाड़ी हैं ज्यादातर वहां पे, तो हमारा राजस्थान इतना पीछे क्यों? जी, जहां मारवाड़ी जाकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, उनका खुद का प्रदेश इस मामले में क्यों पिछड़ा हुआ है? तो मैंने फिर राजस्थान के कई गाँवों का मैंने दौरा किया, और मैंने एक चीज निकाल के आई कि क्या समस्या है राजस्थान के इतने बैक होने की, क्यों लोग इतना त्राही त्राही कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की है, और राजस्थान सूखता जा रहा है। और मैं ऑलरेडी भारत की 4 बड़ी योजनाओं पे काम कर रही थी। भारत की सभी नदियों का अंतर संबंध, कृषि की योजना, सड़कों की योजना, ये योजनाएं साथ साथ चल रही है। बिजली, हाँ, ये मैं राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रही हूँ। तो जब मैंने राजस्थान को देखा तो मेरे को अंदर से हुआ कि मैं राजस्थान की रहने वाली, और इतने प्रदेशों में मैंने काम किया, तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई, यदि पब्लिक को सच्चाई से बताया जाए तो पब्लिक उन चीजों को स्वीकार करती है। तो मैंने दृढ़ बनाया कि राजस्थान को ये पानी की कमी से निजात दिलानी होगी,
और मैंने इसके ऊपर पूरा काम शुरू कर दिया। और मैंने ये भी देखा कि राजस्थान में पानी, क्योंकि जमीन बहुत है और पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। जी, तो ये जो आपके जैसे आपका चुरवाना हुआ है, तो कहाँ पर ज्यादा फोकस है? जो अपना स्टेट है राजस्थान, उसमें किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में आप ज्यादा फोकस करिए, वहां पर काम करना चाहते हैं? मैंने पूरे राजस्थान के 33 जिलों को लिया है, पर्टिकुलर एक को नहीं। लेकिन ये भी देखना है कि कई जगह तो पानी, मतलब पानी की समस्या तो इवन मतलब पूरे राजस्थान में ही है। तो और राजस्थान को यदि हम पूरे 2 भागों में बांटे विकर्ण के तौर पर, तो एक तो होती है दक्षिण से पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जिसमें माही और चंबल 2 नदियां जो 12 महीने बहती हैं। बाकी बनास, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, ये नदियां हैं जो हमारी 9 महीने सूखी रहती हैं और केवल 3 महीने बरसातों में बहती हैं। हाँ, तो जो नदियां हमारी सूख गई है उनमें पानी प्रवाहित हो, एक चीज। दूसरा जो हिस्सा है हमारा उत्तरी पश्चिमी जो एक हिस्सा है, वहां पे बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, ये जहाँ पे हमारी कोई नदी नहीं है, केवल एक गंगा नहर है जो हनुमानगढ़ से आती हुई और अपने गंगानगर और बीकानेर को सिंचित करती जाती है। उसको आगे चूरू भी आना था, लेकिन वो काम अभी रुका हुआ है। फिर उधर के हिस्से को यदि आपको पानी से परिपूर्ण करना है तो बहुत बड़ी योजना है हमारी यमुना साबरमती लिंक, जो आज की नहीं है, बहुत पुरानी योजना बन के तैयार है, पड़ी हुई है, लेकिन काम नहीं हुआ। और उसका मतलब 2 भागों में थी वो, जिसमें आधा हिस्सा चूरू तक आना था और आधा हिस्सा हमारा भरतपुर। तो भरतपुर वाला हिस्सा जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है और भरतपुर में पानी उसे मिलने लगा है, और चूरू को उसे मतलब बाकी रह गया। तो और इसके साथ ही हमारी छोटी सी योजना है ब्राह्मणी, बनास और चंबल को जोड़ने की। पिछले 5 सालों से इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। और चौथी बात, बरसात के दिनों में राजस्थान में 14,000 लाख घन मीटर पानी आता है, जो बस वो राजस्थान में मतलब राजस्थान को बेकार करता हुआ बंगाली खाड़ी में चला जाता है। तो ये पूरा सिनेरियो, ये चारों योजनाओं पे यदि काम हो तो राजस्थान के 45,000 गांवों को पानी मिल सकता है। तो यहाँ पर कम से कम 187 लाख हेक्टेयर जमीन है और 1 करोड़ परिवार है राजस्थान में जिनके पास ये जमीन बटी हुई है। तो आज वो किसान एक फसल भी बहुत मुश्किल से ले पाता है, वो किसान 3 फसल ले पाएगा और उसकी आज जो सालाना इनकम है वो 44,000 रुपए है, वो हमारी 5 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक हो सकती है। तो मैंने एक प्रण बनाया कि राजस्थान की नदियां जुड़े, और ये कोई नई बात नहीं है, कई कंट्रीज की नदियां जुड़ी हुई हैं। और गुजरात में भी कल्पसर जो योजना है उसमें करीबन 19,000 किलोमीटर की नहरें बनने को जा रही है। इस प्रकार से राजस्थान में भी अपनी ये योजना पूरी होती है तो कम से कम 21,000 किलोमीटर की नहरें बनेंगी। 21,000। तो कितना राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, ऐसा हो जाएगा राजस्थान में कोई लक्ष्मी का प्रदर्पण हो गया है। क्योंकि किसान को क्या चाहिए, जमीन उसके पास है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वो तो कुछ भी, वो तो खुद ही राजा है। और मैंने चूरू का अभी मेरा आने का ये भी था कि 11-12 में चूरू को करीबन 600 करोड़ रुपए का घाटा हुआ जी। अगर पानी मिलता उसकी जमीन को, बिजली मिलती उसकी जमीन को, तो यही घाटा 600 अरब रुपए के फायदे में बदल जाता। तो जस्ट मतलब पानी की कमी से इतना बड़ा चूरू जूझ रहा है, तो इस ओर तो ध्यान आकर्षित करना होगा। जी, चूरू पर विशेष फोकस है क्योंकि चूरू वैसे भी जो रेगिस्तानी इलाका अगर हम कहें तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पानी न के बराबर है। जो अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके मुकाबले चूरू डार्क जोन में भी है। हाँ। तो उस पर अगर ज्यादा काम किया जाए तो ज्यादा बेटर है। नीलम जी, एक सवाल है कि हाँ, जैसे एक बहुत बड़ी मुहिम, एक अच्छी शुरुआत आपने कर रखी है, तो इनमें 2 चीजें काम आती है, या तो सरकारों का सहयोग मिले हर तरह से आपके संगठन को या आपको, या फिर जनता का, जनता आपके साथ एक समूह के रूप में आपके पीछे पीछे चले तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, सरकार को भी वो माननी पड़ती है। तो कौन सी दिशा में पॉजिटिविटी के हिसाब से आपका काम चल रहा है? जनता साथ में है या फिर सरकार की तरफ से आपको इस तरह का एक आश्वासन मिला हुआ है सरकारी प्रतिनिधियों से कि ये जो योजनाएं हैं ये बहुत अच्छी हैं जो आप बता रही हैं और इन पर काम किया जा सकता है, ऐसा कुछ? मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और सरकार कौन है? जनता ही है, हम ही लोग जनता है। और हमारे यहाँ 84 छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। कोई भी एक पार्टी सत्ता में आती है मतलब सरकार बनाती है, बाकी की पार्टियां बाहर रह जाती हैं, उनके अपने सिद्धांत और मुद्दे होते हैं। पब्लिक इन योजनाओं के प्रति, जो बड़ी बड़ी योजनाएं उनके प्रति अनजान है और पब्लिक डाइवर्ट हो जाती है और हमारी योजना लटक जाती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए
कि पब्लिक उन योजनाओं के पीछे पूरी ताकत लगा दे। तो क्योंकि सरकार पब्लिक ही है, सरकार वही करेगी जो पब्लिक चाहेगी। पब्लिक यदि विरोध करेगी सरकार नहीं कर पाएगी। तो पब्लिक का सहयोगात्मक वातावरण कैसे मिले, तो मैंने राजस्थान के अंदर एक मंच की स्थापना की, राजस्थान राज्य ग्रामीण जन जागरूक मंच। और इस मंच पे पूरे राजस्थान के 33 जिलों को लिया है और पूरे राजस्थान को 250 टुकड़ों में बांटा है। हर टुकड़े में टीम काम करेगी और टीम गांव-गांव में जाएगी, गांव के लोगों को सेमिनार करेगी, चौपाल करेगी, नुक्कड़ नाटक करेगी, उनको राजस्थान की योजनाओं के बारे में गहराई से बताएगी और उनको उन योजनाओं के ऊपर एक शपथ पत्र भी लेगी। हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में जब भी योजनाएं आएंगी हम इन योजनाओं का पूरी तरह से समर्थन करेंगे और हम इन योजनाओं को जान चुके हैं। और अभी जो आप स्लाइड दिखा रहे थे उसमें भी ये सब चीजें, हाँ, ये मैंने शुरू कर दिया है और मेरे को दौसा से करीबन 50,000 लोगों के शपथ पत्र आ चुके हैं। और जैसे जैसे मैं तो इस काम को विद इन 2 ईयर में कंप्लीट करना चाहती हूँ, ताकि ये आने वाला जो सरकार आई है ये हमारे 5 साल हमारे व्यर्थ ना जाए। तो जागरूक जनता और सुदृढ़ शासन और सतत विकास, तो जनता और शासन के बीच की कड़ी बनना चाह रही हूँ कि जनता जागरूक हो जाए और सरकार उस काम को करे तो कोई अड़चन ना आए। तो इसलिए मुझे दोनों का साथ चाहिए। चूरू में जो टीम है वो किस प्रकार से तैयार होगी? कुछ लोगों से बात हुई है जो क्योंकि आप तो अभी 1 दिन 2 दिन के लिए यहाँ पर है, तो आपके जाने के बाद में चूरू में जो आपका एक ये मिशन है, इस मिशन को आगे बढ़ाने में चूरू किस तरह से सहयोग करेगा? एक्चुअली अभी मेरा आने का ये था कि चूरू जाने, सबसे पहला काम था एक इंट्रोडक्टरी कि ये सब्जेक्ट क्या है, परमाणु सहेली कौन है, क्या विजन है, तो पूरा शहर इस सब्जेक्ट से एक परिचय उसका हो जाए। फिर चूरू में जितने भी ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉकों में ब्लॉक लेवल पर टीम तैयार की जाएगी और उसमें जितने भी गांव आएंगे उन गांवों को मतलब लेना है। और मैंने पानी के ऊपर काम कर रही हूँ। पानी के साथ साथ मैंने दूसरा लिया है बिजली, क्योंकि पानी और बिजली एक दूसरे के पूरक है। तो उसमें भी मैंने पूरा बिजली को 3 मतलब उसके सेक्टर में बांटा है। पहला सेक्टर है डोमेस्टिक, दूसरा है खेतों के लिए बिजली, तीसरा है बड़े बड़े उद्योगों को चलाने के लिए हाई पावर की बिजली। क्योंकि मैंने जब गांव का मैं विजिट कर रही थी तो मैंने ये भी देखा कि गांव में लोगों के पास गाय भैंसे बहुत हैं और एक भैंस का या गाय का गोबर 3 यूनिट बिजली बनाता है और 3 यूनिट में इतनी पावर होती है कि 30 बल्ब 100 वाट के 1 घंटे तक चलाए जा सकते हैं। तो जैसे कचरे की गाड़ी कचरा लेने जाती है, वैसे ही गोबर की गाड़ी गोबर लेने जाए, उससे महिलाओं को काम मिलेगा, महिलाओं को पैसा मिलेगा। तो हमारी गाय भैंसों की जो संरक्षकता है वो बढ़ जाएगी और उससे गांव में गंदगी नहीं होगी और बिजली बनेगी। साथ में उससे जो बचा हुआ जो खाद है, जो मैन्योर है, वो बहुत बड़ा ऑर्गेनिक खाद है, उससे हमारी खेती में उसका वापस से यूज होगा। तो इस प्रकार से 3-3 मेगावाट के बायोगैस पावर प्लांट हर ब्लॉक वाइज लगाए जाए। तो बायोगैस पावर प्लांट की आप बात करें, बहुत एक अच्छी थीम है, एक अच्छी सोच के साथ इस पे काम किया जा रहा है। तो ये इसमें क्या प्रशासनिक स्तर पे भी सहयोग मिल रहा है या फिर आप जो आम जनता को जागृत करके सबसे पहला काम करता है कि इम्प्लीमेंटेशन की पहली सीढ़ी है जागरूकता। ये कोई मैं नई बात नहीं कर रही हूँ। जब से देश आजाद हुआ बायोगैस पावर प्लांट हर बच्चे की क्लास में किताब में लिखा हुआ है, हम अनजान नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन इसको तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए ताकि हम इसमें सफल हों, और वो करने की सबसे पहला काम है गांव-गांव में इस क्रांति को फैला देना, ताकि जब भी कोई पावर प्लांट ऐसा लगाया जाए तो लोगों में एक सहयोगात्मक वातावरण रहे। वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति आगे आए और पता चले कि उसके पीछे कोई नहीं या उसकी मुहिम को लोग धक्का देने के लिए तैयार हैं, तो उसमें खुद भी सफल नहीं होगा और जो अन्य लोग हैं उनको भी उससे प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहला जागरूकता सबसे पहली सीढ़ी है कि हम जागरूक हो जाएं। और दूसरा है बड़े बड़े अभी जो खेत हैं, खेती के लिए बिजली चाहिए, उसमें सोलर जो एनर्जी है वो बड़ा रोल अदा करेगी और उसमें 10 लाख मेगावाट के पावर प्लांट लगाए जाएंगे। और सोलर बिजली हमें दिन में बिजली देती है, रात में बरसात में हम बना नहीं सकते, तो उसके लिए करीबन 25,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाहिए जी, ताकि उसको काफी जगह ज्यादा चाहिए, अभी उत्पादन ज्यादा। तो अभी मैंने कई जगह ये भी देखा कि लोग खेती में कम इंटरेस्ट रखते हैं,
लोगों के पास जमीन है तो सोलर प्लांट लगाने का उनका बहुत मन रहता है। तो हमें खेती भी चाहिए और सोलर प्लांट भी चाहिए। तो जब हम नदियों के अंतर संबंध की बात कर रहे हैं तो उसमें हजारों किलोमीटर लंबी जो हमारी कैनाल बनेंगी उनके पार्टों पे सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं। जी जी, उससे काफी अच्छा सुझाव है। यस, उससे हमें दिन में तो सोलर से बिजली मिली, रात में मिली हमें छोटे छोटे पन बिजली घर, और हमारा पानी भी भाप बन के नहीं उड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है सोलर एनर्जी के अंदर। तो खेतों के लिए जो बिजली की डिमांड है वो हमारी इस प्रकार से पूरी होगी। इसके साथ में तीसरा जो बहुत बड़ा हमारे पास जरूरत है वो है हाई पावर की बिजली, कंटिन्यूस बिजली। बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी मेट्रोज, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े ऑफिसों को चलाने के लिए हमें सतत बिजली चाहिए जी। वहाँ उसके पर लिए आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है सारा। यस, बिना उसके तो कुछ कर नहीं सकते। इंजन वगैरह सारे भी इलेक्ट्रिक हो गए जी। तो उसमें थर्मल पावर, कोयले की बिजली, और कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर, तो ये है एटॉमिक बिजली। अब पानी से, हवा से, सोलर से, कोयले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी एटॉमिक एनर्जी की बात आती है लोगों का एक विरोध सामने आता है, जबकि भारत इस दिशा में सबसे शक्तिमान है। तो इसके प्रति लोगों में फिर अवेयरनेस। तो पानी और बिजली दो मेन मुद्दे लिए हैं। इसके साथ आता है फिर रोजगार। रोजगार भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में 17 लाख लोगों को रोजगारों की कमी है। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि खाना खाने 10 लोग बैठे हैं और रोटियां 5 हैं। 10 लोगों का 5 रोटियों में पेट नहीं भरेगा, उनके लिए 50 रोटियों की व्यवस्था करनी होगी, उससे सौहार्द और प्रेम बनेगा। इसी प्रकार से राजस्थान और भारत भी हमारा एक परिवार है। तो जब हमारी नदियों की योजना, बिजली की योजना इंप्लीमेंट होगी तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो उनको पास में मनी आएगा। मनी आएगा मतलब मनी का फ्लो होगा मार्केट के अंदर, तो खुशहाली आएगी। अच्छा लोग पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को, अच्छा जीवन जी पाएंगे, अच्छा उनका रहन सहन हो पाएगा। तो ये 4 योजनाओं पे मुख्यतः मैं काम कर रही हूँ। लिंक है सब एक दूसरे से। यस, जल की योजना, और जल के लिए बिजली चाहिए। कुएं में पानी भरा है और खेत में जाना है तो कुएं से खेत तक पहुंचाने के लिए हमें फिर बिजली चाहिए। जल की योजना, बिजली की योजना, और कर्म मतलब एम्प्लॉयमेंट की योजना, और धन, मनी फ्लो इन मार्केट। तो ये 4 योजनाओं को मैंने लिया है और कार्यक्षेत्र राजस्थान लिया है। और इस क्रांति को करने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है अवेयरनेस, जागरूकता। और वो उसमें सबसे बड़ा जो सहयोग रहेगा वो यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, क्योंकि कोई भी योजना गांव में आएगी और गांव में योजना आए और वो इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए ग्रामीण लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है। जी नीलम जी, ये जो योजनाएं हैं इनको साकार रूप लेने में अनुमानित है आप क्या, जब तक आप इतनी टूरिस्ट कर रही हैं तो किस तरह की लग रही है कि लोगों का फीडबैक, या जो आपका एक पूरा इस तरह का समूह बनेगा जो इसके लिए आपके साथ काम करेगा, कब तक, कितने सालों में ये सब चीजें लगता है कि अगर आप लगातार इसी प्रकार से लगी रहेंगी तो कब तक सफलता मिलेगी? मैंने वैसे टारगेट में 2 साल का समय लिया है कि मैं ये करूं, बशर्ते बस मुझे सबका सहयोग मिलता रहे, क्योंकि सहयोग बहुत जरूरी चीज है। और मेरे पास ज्ञान की ताकत है और शारीरिक शक्ति है और काम को इम्प्लीमेंटेशन की ताकत है। पूरे राजस्थान के 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा शुरू में, और उसके बाद धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट भी जुड़ जाएगी। फिर राजस्थान के 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जी, अभी किस स्तर पे बात चल रही है? अभी जिस सरकार तो हाल ही में बदली है राज्य सरकार, तो जो नई सरकार काम करेगी उससे तो एक अलग तरीके से बात करनी है, लेकिन अब तक सरकारी स्तर पे क्या कुछ इस तरह का आपको आश्वासन या इस तरह का रुझान मिला कि आपकी जो मुहिम है उसको सरकार गंभीरता से ले रही है? एक्चुअली क्या है, कोई भी योजना है, जितने भी आज प्रधानमंत्री आए सब लोग चाहते हैं योजना आए, जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं सब चाहते हैं, इवन जनता भी चाहती है कि रोजगार, योजना आए और रोजगार मिले। फिर ऐसी कौन सी कमी है कि योजनाएं फिर भी नहीं लग पाती हैं? तो वो है हमारी लेक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता। और अज्ञानता को दूर करने के लिए सबसे पहले लोगों में ज्ञान भरना पड़ेगा। और जब आपने 2 करोड़ लोग तैयार कर दिए पूरे राजस्थान के, एक बड़ी ताकत तैयार कर दी, तो वो जो ताकत है वो सरकार की ताकत बन जाएगी, काम हो जाएगा। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है जो 2 करोड़ लोगों की संख्या की आप बात कर रहे हैं, कि एक पूरी चैन जो राजस्थान की 33 जिले हैं इनमें एक चैन बन जाए इस तरह की कि जिस जिले में भी आप जाएं वहां आपकी टीम आपको तैयार मिले। तो इसमें लगता नहीं कि काफी कठिनाइयां, बहुत सारा वक्त लगेगा? नहीं, कठिनाइयां देखिए, कहते हैं ना कि कठिनाइयों का तो हर, आप जहाँ भी जाएंगे कठिनाइयां तो आपको मिलेंगी। चैलेंजों के बिना कोई भी काम करने का एक इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। तो काम को करना है और कठिनाइयों से डरना नहीं है। और पूरे राजस्थान में इतना बड़ा काम लिया है, ऐसा नहीं कहती कि ये बहुत आसान काम है, लेकिन
काम करने वाले ने ठान लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि आज महाराणा प्रताप नहीं होते तो हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। आज हम मतलब जो भी लोग प्रणेता रहे हैं, भगवान राम को क्या पड़ी थी कि वो वनवास गए, वो वनवास गए, कितने राक्षसों का उन्होंने अंत किया। तो ऐसे ही जो ठान लेते हैं कि नहीं मुझे ये करना है और वो लक्ष्य के प्रति पूरा चलते रहते हैं तो मंजिल जरूर उन्हें मिलती है। लेकिन आप चलते रहें और जब आप निष्पक्ष रूप से अपना एक आपने जीवट बना लिया, पूरी लगन से आप चलेंगे तो बशर्ते लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और लोगों का सहयोग मिला और लोग जुड़े आपसे तो ये क्रांति कोई मुश्किल नहीं है। जी नीलम जी, ये जो आज चोरू का टूर है ये हम ये माने कि प्राइमरी पहले चरण का आपका दौरा है। क्योंकि अभी तो आप कुछ चुनिंदा लोगों से मुखातिब हुई हैं और आपको जो गांव में लोगों की टीम तैयार करनी है, आपके जो समर्थक हैं या जो आपकी मुहिम को समझने वाले हैं उन लोगों की एक श्रृंखला बनानी है आपको अलग अलग गाँव में। तो इसके लिए क्या फिर से यहाँ आना जाना रहेगा? हाँ, नहीं, वो पूरे राजस्थान में पहले तो एक इंट्रोडक्टरी मुलाकात और जहाँ जहाँ मेरे को टीम को सरवाइव करने, टीम बनेगी, ऑफिस बनेगा, हर गांव से मैंने 5-5 लोगों को अलग से और लिया है। इसलिए कि जब नदियों की योजना होगी, बिजली की योजना होगी तो ऐसा एक डिपार्टमेंट भी काम करेगा जो लोगों को बार बार अवेयर एजुकेट करेगा ताकि लोग भूले नहीं। तो ऐसे 5 लाख लोगों को भर्ती होगी तो उस समय मेरे पास वो डाटा रेडी होना चाहिए कि हर गांव से ये 5-5 लोग हैं जो अपने अपने गांव को विकसित करने में अपना रुझान रखते हैं और ये लोग बेरोजगार हैं। तो हमारे हर गांव 50,000 गांव है, तब तक ये काम होगा। 50,000 गांव है, हर गांव से 5-5 लोगों को नौकरी मिलेगी। और ये इस जो क्रांति है, जल की योजना है, बल की योजना है, इसके प्रति लोग बदले नहीं, उनके प्रति पूरा मॉरल उनका जागरूक रहे और पूरा वो दृढ़ रहे, अपने इस मिशन से भटके नहीं। तो वो उनका काम रहेगा लोगों में जन जागृति करना। जी, तो ये चीजें हैं, इनके लिए काफी कुछ जैसे समय तो आपका लगता ही है, अलग अलग शहरों के आप दौरे कर रही हैं, शुरू आ रही है। आगे कहाँ किस शहर में निकलना है? आगे प्रस्तावित कौन सा जिला का? अभी अचानक आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा। अभी मैं लास्ट अजमेर में थी और अभी मैंने प्लान किया कि मैं झुंझुनू भी जाऊं। एक्चुअली क्या है, मैंने तो पूरा रणनीति बनाया है, मेरे पास पूरी टीम भी तैयार है मेरे पास। हाँ, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, अर्थ की कमी है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि जो भी लोग समर्थ हैं वो इस मिशन की ताकत बने, तो ये काम करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और 33 जिले हैं राजस्थान। जब मैं इतने बड़े बड़े स्टेटों में काम कर चुकी तो राजस्थान तो मेरा अपना है, जहाँ मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, कहीं ससुराल है, कहीं मायका है। तो राजस्थान तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी कवर कर लूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के भामाशाह लोग हैं, राजस्थान के समर्थ लोग हैं जो इस मिशन में आगे आएंगे और इस मिशन की ताकत बनेंगे। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये क्रांति 100% होगी। जी, क्रांति है, उसके एक अच्छा जो परिणाम है वो आएगा। तो परिवार का किस तरह से सहयोग मिलता है नीलम जी? क्योंकि फैमिली के लिए ये सब चीजें अलग हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि भले ही आपका इंटरेस्ट हो या जिस तरह से हमारे देश में क्रांतिकारी हुए हैं उसी प्रकार से आपने भी एक नई अलग जगाने की कोशिश की है और आप इसमें सफल होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि हो सकता है वक्त लगे, लेकिन उसमें सफलता जब आदमी, आप करेंगे जब आदमी जुटा रहे तो उसके लिए फिर जो रास्ते के पत्थर हैं वो भी फूल बन जाते हैं। तो ये जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब परिवार के लोग किस प्रकार से आपको सहयोग कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार है वो भी एक अहम कड़ी है बीच में, डिमोरलाइज करने के लिए या आपको अलग से पॉजिटिविटी एनर्जी आप में डालने के लिए क्या कैसा माहौल मिलता है परिवार से? आपके हस्बैंड है और क्या किस तरह से उनका सहयोग रहता है? मुझे आई एम टू मच लकी कहेंगे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत सारे प्रश्न मैंने बताया कि मैं उन प्रश्नों को लेकर मैं आई घर में, और मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सीनियर साइंटिस्ट, और उन्होंने उनकी भी ऐसी ही सोच थी, मतलब हम दोनों एक ही सोच के थे कि कुछ करना है देश के लिए। तो उन्होंने मेरी क्वालिटी को देखा, मेरी स्किल को देखा, उन्हें लगा ये कुछ बहुत अलग कर सकती है। तो स्टार्टिंग से उन्होंने मुझे 2-2 मेहरियाँ रखी, खाने वाली अलग, सफाई वाली अलग। मुझे मतलब किचन में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होने दिया और मेरे को पूरा एक ऐसा माहौल दिया। मैंने शादी के बाद डॉक्टरेट किया, पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग किया
और फिर मतलब पूरा मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला मेरे हस्बैंड का। जी। और उस सपोर्ट को आप ऐसे कह सकते हैं लाइक कृष्ण और अर्जुन, और एक फील्ड की पूरी रणनीति बनाता है, एक फील्ड के मतलब फील्ड में काम करता है। तो हम दोनों एक मिशन की दो इतनी मजबूत कड़ियां हैं कि एक के बिना दूसरा मतलब मिशन अधूरा है। तो दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुके हैं। तो ये तो हर महिला को उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि लड़की जो एक महिला होती है उसमें लक्ष्मी भी होती है, सरस्वती भी होती है और पार्वती भी होती है। जब वो घर से बाहर निकलने का साहस करती है तो वो एक तरह से मतलब दुर्गा का रूप होती है, चैलेंजिंग होता है। यस। और जब वो ज्ञान अर्जन करती है तो वो सरस्वती होती है। और जब वो धन अर्जन करने का साधक बनती है, जैसे आज राजस्थान में नदियां जुड़ेंगी तो कितने परिवारों का चूल्हा जलेगा, तो वो लक्ष्मी का रूप होती है। तो महिला तो बहुत बड़ी ताकत होती है, बशर्ते उस ताकत को पहचानने वाला होना चाहिए, उसे सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। मायके में उसके घर वाले सपोर्ट करते हैं और शादी के बाद उसके हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसमें यदि आप हस्बैंड का पूरा सपोर्ट हो जाए तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको डिफीट कर सके, बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। और राजस्थान की क्रांति में जो आज मैं ये काम करने निकली हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का पूरा मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है और मैं इस काम को करके जाऊंगी। वाकई कहते हैं कि एक जो सफल पुरुष है उसकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं नारी का नाम आता है। तो इसी प्रकार से नीलम जी एक उदाहरण है कि ये जो मुहिम इन्होंने ठानी है करने का, जो एक बीड़ा उठाया है, इस सोच के पीछे इनके हस्बैंड है, उनका पूरा ये कह रहे हैं भरपूर सहयोग है, तभी आप आगे बढ़ पा रहे हैं और इतना फ्रीडम होके इस तरह से एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप इम्प्लीमेंट कर रही है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एसिन टुडे जब भी जैसे भी चूरू जिले में आपकी एक आवश्यकता होगी उस वक्त हमारा चैनल मौजूद रहेगा। इस तरह की ऊर्जा और ऊर्जावान लोगों से मिलना मिलाना ही चैनल की प्राथमिकता है। बहरहाल आप स्टूडियो में आए, एक चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे जो चूरू जिले की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, उनके लिए आप क्या अपील, क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप आज आई हैं इतनी दूर से चल के, तो वो आपके साथ कैसे जुड़े, किस प्रकार से सहयोग करें आपको? मैं तो ये चाहूंगी कि चूरू जिले की जो जनता है वो पूरी तरह से इन राजस्थान की योजनाओं को जाने और इनको पूरी तरह से माने और लिखित शपथ के पत्र के रूप में अपना सहमति व्यक्त करें। ये आम जनता से मैं चाहूंगी, विशेषकर ग्रामीण जनता से, और जो यहाँ के भामाशाह और यहाँ के सशक्त लोग हैं वो इस मिशन की ताकत बने, ताकि आज जो चूरू जो पानी की परेशानी झेल रहा है और आने वाले समय में चूरू सूख जाएगा, ऐसा नहीं होने देना है। और इस क्रांति में पूरा आगे बढ़ चढ़कर काम को करना है। और 4 लाइनें भी बोलना चाहूंगी। जी। क्यों कोई उस राह को चुने, क्यों कोई उस राह को चुने जिसमें जिसकी कोई मंजिल ही नहीं, क्यों कोई उस राह पर चले जिसमें द्वेष व ईर्ष्या की कमी ही नहीं। आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर, आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर जिसकी सृजन की गति कभी थमे ही नहीं, जिसकी सृजन की गति कभी थमे ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छी पंक्तियां, बहुत अच्छी मन के उद्गार आपने हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ शेयर किए और निश्चित रूप से हम आपकी हिम्मत को दाद देते हैं। और एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है और इसका अंजाम है वो भी बहुत सुखद होगा। और एक इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं जब अगर वो सब योजनाएं, आप जो 4 योजनाएं बता रही हैं, वो योजनाएं अगर फलीभूत हो जाती है तो एक अलग, जैसे हमारे महापुरुष रहे उसी श्रेणी में कहीं ना कहीं नाम आ ही जाएगा। तो इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने कहा, एसिन टुडे सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रहता है, तो आपके लिए हम भी तैयार रहेंगे। और आज इस छोटी सी मुलाकात के लिए आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और स्टूडियो में हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा किए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।